गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल मैंने डिटर्मिनेंट शुरू की थी और उस डिटर्मिनेंट के लेक्चर को अपलोड कर दिया है और आज डिटर्मिनेंट का दूसरा लेक्चर है। हमने आप लोगों को कल लेक्चर की शुरुआत में ये बता दिया था कि डिटर्मिनेंट भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के एक प्रोसेस का नाम है और उसके बाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने आप लोगों को लिखा दी थी। और उसके बाद में आज डिटर्मिनेंट पर कल की ही कॉन्टिन्यूटी में दूसरा लेक्चर है और जितनी प्रॉपर्टीज़ हो गई थी उसके आगे की प्रॉपर्टी ये है, कल का लेक्चर देख लीजिएगा आप लोग, कि अगर ये अगली प्रॉपर्टी है जो भी इसमें यहाँ के ऊपर नंबर हो कि इफ़ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ईच constituent of any row of any row or column is 0. If the each constituent of any row or column is 0, then value of the determinant इज़ यहाँ के ऊपर 0। देखिए सारे लोग प्रॉपर्टीज़ को समझ लें जो 11वें से 12वें में आए हैं, बिल्कुल बेसिक। वही डिटर्मिनेंट लगाएंगे या कोई रिवीजन की गरज से लगाएगा। अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखी है और अगर उसके रो या कॉलम के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट 0 हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किताब में आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ए बी सी आ गया और मान लीजिए कि 0 0 ये आ गया और उसके बाद में यहाँ के ऊपर डी ई और यहाँ के ऊपर ये एफ आ गया तो इसकी वैल्यू यहाँ के ऊपर 0 होगी। कोई भी रो ले लिया जाए और या कोई भी कॉलम ले लिया जाए, अगर हर कॉन्स्टिट्यूएंट 0 है तो उसका रिजल्ट 0 होगा। ये अगली प्रॉपर्टी थी और उसके बाद में यही लास्ट प्रॉपर्टी थी और जो बातें आगे आएंगी, टाइम बचेगा तो हम और बता देंगे आपको। लेकिन इसके बाद में एक प्रॉपर्टी जो है वो आप और नोट कर लें। एक प्रॉपर्टी आप लोग और नोट कर लें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई डिटर्मिनेंट, देखिए अगली प्रॉपर्टी है ये याद रखिएगा, ये अगली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है और वो डिटर्मिनेंट का पहला यहाँ के ऊपर जो रो है वो एक्स ए और यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर है, एक्स ए है और यहाँ के ऊपर ये बी स्क्वायर है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर एक्स स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ए स्क्वायर बी है, एक्स है और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये दे रखा है ए स्क्वायर बी और उसके बाद में फिर एक्स क्यूब यहाँ के ऊपर एक्स ए स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये बी है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और तीसरा रो दे रखा है यहाँ के ऊपर ए क्यूब और बी टू द पावर 4। यहाँ के ऊपर ये ए क्यूब दे रखा है और बी टू द पावर यहाँ के ऊपर ये 4 दे रखा है। ये भी प्रॉपर्टी अपने पास में आप देख लें और ये फैक्टर थ्योरम को फॉलो कर रही है। और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास में डिटर्मिनेंट ये दे रखी है और इस डिटर्मिनेंट में हम लोग इफ़ यहाँ के ऊपर x बराबर अगर यहाँ के ऊपर a रख दिया जाए, अगर इस डिटर्मिनेंट में हम लोग x बराबर a रख दें तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगी, a आ जाएगा और यहाँ पर भी a हो जाएगा, यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर a स्क्वायर होगा, ये a स्क्वायर होगा, ये b होगा और यहाँ पर रखिए
तो ये ए क्यूब होगा और यहाँ के ऊपर ये ए क्यूब होगा और ये आ जाएगा बी टू द पावर यहाँ के ऊपर 4। हमारे पास में अगर कोई भी डिटर्मिनेंट दे रखी है और हम x की जगह पर वैल्यू रख दें, तो हमने आप लोगों को प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल हैं तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। आप देख लें कि ए स्क्वायर ए क्यूब ये भी हो गया, ए स्क्वायर ए क्यूब ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आइडेंटिकल हो गए और उसके बाद में इसकी वैल्यू जो हो गई 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कब 0 हुई? जब आपने x बराबर a रखा। अब क्लास 10th का फैक्टर थ्योरम याद करिए कि अगर x बराबर a रखने से किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो x माइनस a बराबर 0 का हो जाएगा और लिखा जाएगा कि देयरफॉर x माइनस a इज यहाँ के पर फैक्टर ऑफ यहाँ के पर डेल्टा या कोई भी पॉलिनोमियल अगर दे रखा है। ये हमने फैक्टर थ्योरम में क्लास 10th में देखा कि क्लास 10th में फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम आप लोगों को पढ़ाई जाती है। और फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल px दे रखा है और x की जगह पर अगर कोई वैल्यू रखी जाए, मान ली a रखा जाए, तो pa अगर 0 हो जाए, px पॉलिनोमियल है, x बराबर a रखा तो pa जो है वो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि x बराबर a रखने पर हमारा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, तो x माइनस a जो है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। यहाँ पर भी x बराबर a रखने से हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए x माइनस a जो है वो इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर होगा। ये अगली थ्योरम थी, ये मैंने आपको पढ़ा दी। जब सवालों में कहीं को बढ़कर कोई नई प्रॉपर्टी आएगी तो वो हम आपको यहाँ के ऊपर बताएंगे। मामलात कुछ और आगे थे इसके अंदर कंसेप्ट के, चलेगा, लेकिन आप लोगों को लगेगा ये लंबा हो गया टॉपिक, तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को इसके बेसिक सवालों की जानकारी आज दे रहा हूँ कि आप लोग घर के ऊपर कम से कम कुछ सवालों को लगा सकें। देखिए, मैं जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे आए हैं क्लास 11 से 12 में, उनके लिए इन सवालों को लगा रहा हूँ। अगर क्लास 12 का कोई बच्चा रिवीजन कर रहा है तो मेरे ख्याल उसको बहुत मज़ा नहीं आएगा अभी, क्योंकि बहुत टिपिकल सवाल इसके अंदर नहीं होंगे। बेसिक पहले आज ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से सवालों को इसके हैंडल करना है आप लोगों को। देखिए, हमारे पास में कह रहा है क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर 1 कह रहा है कि इवेलुएट। सारे बच्चे देखें, क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। कहता है कि इवेलुएट a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए, ये पहला रो हो गया। b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी यहाँ के ऊपर ये हो गया। और इसके बाद में c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी यहाँ के ऊपर ये आ गया। देखिए, बातें आप समझ लें कि अगर हमारे पास में कोई डिटर्मिनेंट है और कहा जा रहा है कि वो कि इवेलुएट, तो हर जगह पर डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं लगाया जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई जा गई हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल मैक्सिमम सवाल में करके हम सवाल को रिड्यूस करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको एक्सपेंड करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि अपने नोट में इस बात को आप लिख लें कि हम इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे कि डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो 0 हो जाएं। हमारी कैलकुलेशन का तरीका ये होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो 0 हो जाएं। ये मैंने दोनों बातें आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दी। अब इसके बाद में हमारे पास में देखिए, ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3 है, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है और ये रो नंबर 3 है। हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अप्लाई C1
प्लस C2 और प्लस यहाँ के ऊपर ये C3। हमने तीनों कॉलम्स को जोड़ दिया। और याद रखिएगा, ये मैं यहाँ के ऊपर करके बता दे रहा हूँ, पहले सवाल में ये एरो लगा दिया गया है, और एरो का मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन का की लोकेशन होगी वो कॉलम नंबर 1 होगी। अब हम हर जगह लिखेंगे नहीं। अगर हम पहले C1 लिख रहे हैं तो ये बात अपने आप समझ लीजिएगा कि जो लोकेशन है ऑपरेशन की वो कॉलम नंबर ये होगी जो यहाँ पर लिखा होगा। अगर रो लिखा होगा तो रो होगी, और अगर कॉलम यहाँ पर लिखा होगा तो कॉलम होगी। हर जगह पर हम ये एरो नहीं लगाएंगे। तो अगर हम इसको इवेलुएट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे बच्चों यहाँ के बारी देखिए वैल्यू बराबर, और वैल्यू बराबर का मतलब ये हो गया कि a माइनस बी, फिर प्लस लगेगा b माइनस सी और प्लस c माइनस a होगा। यहाँ के पर b माइनस सी और प्लस यहाँ के पर c माइनस a और प्लस a माइनस b होगा। फिर यहाँ के पर आ जाएगा c माइनस a और प्लस a माइनस b होगा, और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा b माइनस c। ये हम लोगों ने ये अप्लाई कर दिया। देखिए ये C1 का कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ, ये C2 का हुआ, C3 का हुआ, और सब जगह के पर ये देखिए प्लस लगा दिए गए। ये तरीका होता है। और जब ये ऑपरेशन हो गया तो अभी इन दोनों कॉलम को हम लोग इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ये b माइनस सी आएगा, c माइनस a आएगा, a माइनस बी, और ये c माइनस a होगा, और ये a माइनस बी होगा, और ये b माइनस, और यहाँ के पर ये c आ जाएगा। सारे बच्चे देख लें कि इसको हमने डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं किया। आंसर डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी निकल आएगा, लेकिन कहीं पर भी डायरेक्ट एक्सपेंशन अगर आप करेंगे तो सवाल बहुत लेंदी हो जाएगा, और किसी किसी सवाल में वो ये कहेगा ही कि यूजिंग प्रॉपर्टीज़ इवेलुएट, यूजिंग प्रॉपर्टीज़ प्रूफ दैट। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये कटा, C और C कटा, और A और यहाँ के पर A कटा। इसी तरीके से B और B कटेगा, A और A कटेगा, C कटेगा, C कटेगा, B कटेगा, और A कटेगा। तो आप खुद देख लें कि हमारे पास में जो बचेगा ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, और इसके बाद में यहाँ के पर B माइनस C, और ये पूरा कॉलम ऐसे ही लिखा जाएगा, और ये पूरा कॉलम ऐसे ही लिखा जाएगा, और इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 हो जाएगी। मैंने लास्ट में भी जो प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई कि किसी भी डिटर्मिनेंट कि अगर हर रो या किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर प्रत्येक ईच कॉन्स्टिट्यूएंट इज 0 देन ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब इसको इवेल्युएट कहा गया था, तो इसकी वैल्यू जो थी वो 0 निकली। ये मैंने पहला सवाल आपको करके दिखाया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पर जाइए। कहता है कि प्रूफ दैट, देखिए यहाँ के पर क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 2 है, और कह रहा है कि यहाँ के पर प्रूफ दैट 1 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ के पर ओमेगा दे रखा है, और फिर ओमेगा, और यहाँ के पर ओमेगा स्क्वायर और 1 दे रखा है। फिर उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा है। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, और यहाँ के पर ये ओमेगा है, और हमको इसकी वैल्यू जो है वो 0 प्रूफ करना है। देखिए दिमाग में तो था कि हम पूरा इसकी डिटेल जो है वो पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास 11th में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ी होगी। जब हम कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो फिर हम उसको देखेंगे कि हमें कैसे क्या कराना है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ के ऊपर ये जो ओमेगा है सवाल में दिया हुआ है कि वेयर ओमेगा इज़ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये नोट कर लीजिए अपने पास में। यहाँ के पर वेयर ओमेगा इज़, यहाँ के पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जहाँ पर ओमेगा जो है ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ध्यान में रखिएगा कि ओमेगा क्यूब जो है 1 के बराबर होता है, फार्मूला है, और 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर होता है। इन दोनों फार्मूलों को आप लोगों को याद करना है और इन्हीं को इसमें अप्लाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों हम लोग जिस तरीके से लिखेंगे और बराबर का निशान लगाएंगे, और हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर अप्लाई C1 प्लस C2 और प्लस यहाँ के पर C3। इसका मतलब ये है कि हम चाहे लिखें और या ना लिखें, ऑपरेशन की जो लोकेशन होगी वो कॉलम नंबर 1 होगी।
हम लिखें या ना लिखें, हमेशा जो भी हम पहले लिखेंगे, हमारा अपना तरीका है, ऑपरेशन की लोकेशन वही होती है। तो यहाँ के पर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा होगा, फिर ओमेगा प्लस यहाँ के पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 होगा, और यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पर ओमेगा होगा। इसके बाद में दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ के पर ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा स्क्वायर, ये 1 होगा, यहाँ पर ओमेगा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ के ऊपर ओमेगा, और ये यहाँ के ऊपर ये आ गया। सारे बच्चे देख लें कि 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पोर्शन सब तीनों में सेम है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पहले कॉलम में इसकी जगह पर भी 0 रखा जाएगा, और ये भी 0 और ये 0, और उसके बाद में ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, और दूसरे और तीसरे कॉलम वैसे ही लिखे जाएंगे। फिर वही बात आई कि पूरे का पूरा कॉलम जो है उसका हर कॉन्स्टिट्यूएंट 0 है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इसने कहा था कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। ये बेसिक सवाल है। क्लास 11 से जो लेटेस्ट 12 में आए हैं बच्चे, वो आज जाकर जब भी हम जब इसको ख़त्म करें लेक्चर को, तो पूरा लेक्चर देखेंगे, और देखने के बाद घर के ऊपर सवाल थोड़े बहुत ऑपरेट करेंगे, और बाकी जब सवालों पर लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो मैक्सिमम सवाल फिर आप लोग खुद लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सॉल्व। देखिए सवाल क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 3 है, और कह रहा है कि सॉल्व। यहाँ के पर 1 x है, और यहाँ के पर y प्लस यहाँ के पर ये z है। इसके बाद में यहाँ के पर 1 है, और यहाँ पर y है, और ये x प्लस यहाँ के पर z है, फिर 1 है, और यहाँ के पर z है, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है x प्लस यहाँ के पर y। सॉल्व का मतलब ये है कि सॉल्व करके इसकी वैल्यू बताइए। तो हर आदमी अपने अपने ढंग से सवाल करेगा, और मैं आपको जितने भी सवाल आज लगा सकता हूँ उसके तरीके बता रहा हूँ। जब हम इसको सॉल्व करने चलेंगे या इवेलुएट करने चलेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ के ऊपर वैल्यू इज इक्वल टू, यानी सॉल्व का मतलब वैल्यू ही निकालना है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ के पर ये देखिए हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के पर अप्लाई C2 प्लस यहाँ के पर C3। ये C2 जो है वो यहाँ के पर ये हो गया, और C3 ये हो गया। और अगर हमने C2 प्लस C3 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोकेशन है ऑपरेशन की वो कॉलम नंबर 2 है। तो देखिए यहाँ के पर 1 1 1 ऐसे ही रहेगा। फिर वैल्यू आ जाएगी x प्लस वाई और प्लस यहाँ के पर z, ये और ये जुड़ जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर y प्लस x और प्लस यहाँ के पर z, और यहाँ के पर z प्लस x और प्लस यहाँ के पर आ जाएगा y। इसके बाद में जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा, तो थर्ड कॉलम जो है वो ऐसे ही लिख दिया जाएगा y प्लस z, x प्लस z, और ये लिख दिया जाएगा यहाँ के पर x प्लस और यहाँ के पर y। ये है इसका तरीका। इसके बाद में सारे बच्चे देखेंगे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ के पर वैल्यू बराबर, और x प्लस वाई प्लस z यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। कॉलम नंबर 2 से x प्लस वाई प्लस z हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 1 बचेगा 1 बचेगा 1, फिर 1 फिर 1 1, और उसके बाद में यहाँ के पर आ जाएगा y प्लस z और x प्लस z, और ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस और यहाँ के पर ये y। आप देख लें इस चीज़ को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर x प्लस वाई और प्लस z लिखा हुआ है, और कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 आइडेंटिकल हो गए। तो x प्लस वाई प्लस z लाख लगा हुआ हो, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिजल्ट जो है वो यहाँ के पर ये 0 आ जाएगा। अभी तक देखिए कहीं पर भी हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन नहीं किया है। अभी तक जितने भी सवाल हो रहे हैं वो सब प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो इसलिए आप लोग देखें। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कह रहा है कि प्रूफ दैट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर जहाँ के ऊपर जो भी है लाइन नंबर आप देख लीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ के ऊपर ये प्रूफ दैट वन BC, ये 1 दे रखा है, ये BC दे रखा है, और यहाँ के ऊपर BC और B प्लस, यहाँ के ऊपर ये C दे रखा है, ये डिटर्मिनेंट बंद है। इसके बाद यहाँ पर भी 1 है और ये दे रखा है CA, यहाँ के ऊपर ये दे रखा है CA और यहाँ के ऊपर CA और ब्रैकेट में C प्लस, यहाँ के ऊपर A है, यहाँ के ऊपर 1 है और यहाँ के ऊपर AB है, और ये दे रखा है यहाँ के ऊपर A प्लस और यहाँ के ऊपर B। प्रूफ दैट इतने बराबर 0। हम लोगों को इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ के ऊपर ये 0 प्रूफ करना है। देखें आप, हम लोगों ने इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई बाई A इन रो नंबर 1, मल्टीप्लाई बाई B इन रो नंबर 2, मल्टीप्लाई बाई C इन, यहाँ के पर ये आ जाएगा रो नंबर 3। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ये ले लिया, सारे बच्चे देखें तरीका, और 1 अपान यहाँ के पर ये ABC कर दिया। रो नंबर 1 में अगर A से मल्टीप्लाई किया तो ये A से डिवाइड कर दिया, इसी तरीके से रो नंबर 2 में B से मल्टीप्लाई किया तो B से डिवाइड कर दिया, और रो नंबर 3 में C से मल्टीप्लाई किया तो C से हमने डिवाइड कर दिया। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर A आ जाएगा, फिर उसके बाद में ABC आ जाएगा, और ये वैल्यू ABC और ये आ जाएगा B प्लस C। फिर यहाँ के पर B आएगा, यहाँ BCA आएगा, और यहाँ पर भी BCA हो जाएगा, और ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ के पर C प्लस, यहाँ के पर A। इसके बाद में फिर यहाँ के पर ये C होगा, CAB, यहाँ के पर ये आ जाएगा CAB, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी CAB, और ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस B। ये स्टेप समझ में आया आप लोग की। इसके बाद में हम लोग बच्चों क्या करेंगे, ये भी ABC है, ये भी ABC है, ये भी ABC है, यहाँ से पूरा कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से ABC, ये ABC और ये वाला ABC कॉमन ले लेंगे तो बराबर का निशान लगेगा। यहाँ से आ जाएगा A स्क्वायर और यहाँ के पर B स्क्वायर C स्क्वायर। याद रखिएगा ये कॉमन लिया गया और ये कॉमन लिया गया, तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिखा जाएगा, और नीचे ABC लिख दिया जाएगा, और नीचे लिख दिया जाएगा यहाँ के पर ABC, और ये डिटर्मिनेंट की लाइन खींच दी जाएगी, और ये ABC वैसे ही रहेगा, ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा। यहाँ से ABC कॉमन हो गया है तो 1 1 और ये 1 आएगा, और यहाँ से ABC ये और ये यहाँ से कॉमन हो गया, तो सिर्फ वैल्यू बच जाएगी यहाँ के पर B प्लस C, ये C प्लस A होगा, और लास्ट में हमारे पास में यहाँ के पर आ जाएगा A प्लस B। सारे बच्चों ने बात को सुना। इसके बाद में थोड़ा सा रब करता हूँ मैं, यहां से क्या होगा कि ये ABC यहां से ये और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर का निशान लगेगा। लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है बच्चों, तो ये ABC आ जाएगा, ये ABC आ गया, और इसके बाद में हमारे पास में अंदर ये वाली डिटर्मिनेंट बचेगी। देखिए ये कैलकुलेशन तो आ गई, अब इस डिटर्मिनेंट में हम लोगों ने अप्लाई किया, यहाँ पे लिखा हम लोगों ने यहाँ के बारे अप्लाई C1 प्लस C3। अब जब हम C1 प्लस C3 लिख रहे हैं तो इसका मतलब कॉलम नंबर 1 पर ऑपरेशन हो रहा है, तो कॉलम नंबर 1 पर जब आप ऑपरेशन करिएगा तो A में B प्लस C जुड़ जाएगा। ये देखिए A आया और ये प्लस का साइन लगा और ये B प्लस C हो गया, फिर B आया फिर प्लस का साइन लगा और C प्लस A हो गया, फिर C आया फिर प्लस का साइन लगा और ये वैल्यू आ जाएगी A प्लस B, और इसके बाद में 1 और B प्लस C
फिर 1 और यहाँ के पर ये C प्लस ए ऐसे ही रहेगा, और 1 और यहाँ के पर A प्लस बी जो है वो यहाँ के पर ये आ जाएगा। सारे बच्चे देख लें कि ABC ये लिखा हुआ है, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ पर भी A प्लस बी प्लस सी है। ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू 1 1 1 हो जाएगी, 1 1 1, फिर 1 1 1 होगा, और यहाँ पर आ जाएगा B प्लस सी, C प्लस ए, और यहाँ के पर आ जाएगा A प्लस बी, और उसके बाद में रिजल्ट 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगे। मल्टीपल में अब कुछ भी लगा हुआ हो, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो रिजल्ट जो है वो 0 आ जाएगा। आपने देखा कि जितने बड़े भी सवाल हैं, मेनली अगर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रॉपर्टीज़ को याद करना है, अभी हम टिपिकल सवाल भी आपको लगवाएंगे, लेकिन आज नहीं। आज मैं उन बच्चों को सिखा रहा हूँ डिटर्मिनेंट कि जो लोग 11वें से एग्जैक्टली 12वें में आए हैं। आप देख लें, इसके बाद में ये मैंने आप लोगों को देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है कि प्रूफ दैट, फिर क्वेश्चन देखिए यहाँ के पर, कहता है कि यहाँ के पर ये प्रूफ दैट एक्स वाई जेड, ये y है और यहाँ के पर z है, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, ये जेड स्क्वायर है, और ये एक्स क्यूब है, और यहाँ के पर वाई क्यूब है, और ये जेड क्यूब है, और उसके बाद में बराबर का निशान लगा है। प्रूफ करना है एक्स वाई जेड, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस यहाँ के ऊपर एक्स। देखिए हम लोगों ने इसको कैलकुलेट करना शुरू किया, और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया यहाँ के पर लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ के पर बराबर। इसके बाद में x यहाँ पर कॉमन है, y यहाँ पर कॉमन है, z यहाँ पर कॉमन है, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ के पर ये टेक x, y एंड z यहाँ के पर कॉमन फ्रॉम कॉलम नंबर 1 2 एंड यहाँ के पर ये 3। जब x यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो देखिए 1 बचेगा, ये x बचेगा, और यहाँ के पर एक्स स्क्वायर बचेगा 1, y और ये y स्क्वायर बचेगा 1, और ये z और यहाँ के पर बच जाएगा ये देखिए z स्क्वायर। ये हम लोगों ने यहाँ के पर कॉमन ले लिया। इसके बाद में फिर हम लोग यहाँ के पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, अप्लाई C2 माइनस C1, ये देखिए हम लोग ये अलग लिख रहे हैं, अप्लाई C2 माइनस के C1 एंड C3 माइनस यहाँ के पर C1, तो बराबर का निशान लगाइए और यहाँ पे लिखिए एक्स वाई जेड, और देखिए ये डिटर्मिनेंट आ गई। इसके बाद में जब C2 माइनस C1 लिखा जाए तो जो ऑपरेशन की लोकेशन होगी वो कॉलम नंबर 2 होगी, और यहाँ पर ऑपरेशन की लोकेशन कॉलम नंबर 3 होगी। तो इसका मतलब ये है कि 1x और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इस पर को नहीं छुआ जाएगा। अब C2 माइनस C1, तो C2 माइनस ये C2 और माइनस का C1, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर 0। C2 माइनस C1 ऐसे किया जाएगा, तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, ये वैल्यू यहाँ के पर y माइनस एक्स आ जाएगी, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद में C3 माइनस C1, तो 1 माइनस 1 यहाँ के पर ये 0 होगा। फिर यहाँ के पर ये आ जाएगा z माइनस एक्स, और z स्क्वायर और माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ के पर z स्क्वायर और माइनस के यहाँ के पर एक्स स्क्वायर। आप लोगों ने देखा। देखिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी, क्योंकि चीज़ें जो है वो आगे बढ़ रही हैं, कि जब भी हम कोई सवाल लगाएंगे तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं वो डिटर्मिनेंट में 0 होते जाएं। तो 2 0 हो गए, ये हमें बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसके बाद में सारे बच्चे देखें कि हमारे पास में एक्स वाई जेड तो ये वाला लग गया,
इसके बाद में y माइनस एक्स यहाँ लिखा है और यहाँ पर 0 इंटू वाई माइनस एक्स पढ़ेंगे, 0 के मल्टीपल में कोई भी चीज़ हो सकती है, और यहाँ पर इसके फैक्टर y माइनस एक्स और y प्लस एक्स होंगे। तो इसका मतलब ये है कि पूरे कॉलम में y माइनस एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा y माइनस यहाँ के पर ये x। इसके बाद में यहाँ पर 0 इंटू जेड माइनस एक्स पढ़ेंगे, z माइनस एक्स ये पढ़ेंगे, और z माइनस एक्स जेड प्लस एक्स इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो z माइनस एक्स पूरे कॉलम से कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ के पर z माइनस यहाँ के पर x कॉमन निकल आएगा। तो डिटर्मिनेंट में यहाँ के पर 1x और x स्क्वायर, ये पहला कॉलम वैसे ही बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर y प्लस एक्स बचेगा। देखा आप लोगों ने? फिर ये 0 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ के पर बचेगा z प्लस और यहाँ के पर x। आपने देखा कि ये 0 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ के पर बचेगा z प्लस एक्स। इसके बाद में अब इसमें फ़ायदा ये हुआ कि जिस कॉलम या जिस रो में 0 ज़्यादा होते हैं, अगर गुंजाइश प्रॉपर्टी लगाने की नहीं होती है तो हम उसमें उसके एलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं, इसीलिए 0 लाए जाते हैं। अब आप देखिएगा, और आखिरी रिजल्ट को आप याद रखिएगा कि हमारे पास में ये हमने लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये हमने इसको यहां से मिटाया, और मिटाने के बाद में हमने क्या लिखा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन में एक्स वाई जेड लिखा, देखते रहिएगा। फिर यहाँ के पर वाई माइनस एक्स लिखा, और ये जेड माइनस यहाँ के पर एक्स लिखा। देखिए यहाँ तक पहुँच गया है, और ये हमने यहाँ के पर ये ब्रैकेट लगा दिया और लिख दिया यहाँ के ऊपर एक्सपेंड एलोंग रो 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि 1 तो ये आ जाएगा। हम लोगों ने क्या किया, ये रो ले लिया है। तो हमने कल आप लोगों को बताया था प्रॉपर्टी में कि अगर हम इसके अलोंग सॉल्व करेंगे तो जब ये एलिमेंट ये कॉन्स्टिट्यूएंट लेंगे तो इसकी सीध का पूरा कॉलम चला जाएगा और इसकी सीध का रो चला जाएगा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बचेगी वो 1 1 बचेगी, और यहाँ पर बचेगा y प्लस एक्स, और ये बच जाएगा यहाँ के पर z प्लस एक्स, और ये प्लस होगा और फिर माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद में हम लोग 0 लिखेंगे, फिर हम ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट लेंगे, और यहाँ पर हम लोग कोई डिटर्मिनेंट का साइन लगा के कोई रिजल्ट यहाँ पर आएगा। लेकिन चूंकि वो 0 के मल्टीपल में है इसलिए लिखना बेकार है। और इसके बाद में फिर प्लस यहाँ के पर 0, और ये भी डिटर्मिनेंट आ जाएगी अगली इस कॉन्स्टिट्यूएंट के अलोंग, और उसको भी लिखना बेकार है क्योंकि यहाँ 0 लगा हुआ है, और ये हम लोग यहाँ के ऊपर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर सारे बच्चे देखें कि हमारे पास यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, y माइनस एक्स, और यहाँ के पर z माइनस यहाँ के पर x लिखा हुआ है। और देखिए ये ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया, ये 1 है, एक्सपेंशन कर दिया है पूरा ये हमने, और ये ब्रैकेट लगा दिया। फिर 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ के पर z प्लस एक्स, और ये माइनस लग जाएगा। फिर उसके बाद में इसको 1 से ये हो जाएगी, ये हमने कल सब आपको बता दिया था, ये y प्लस और यहाँ के पर x हो जाएगा, आगे सब 0 हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर एक्स वाई जेड, वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स होगा, और यहाँ से माइनस जब आप खोलिएगा तो ये x और ये x कट जाएगा, और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, z माइनस वाई, ये बच गया z माइनस यहाँ के पर वाई। अब आंसर देखिए, हमारे पास एक्स वाई जेड आया, ये एक्स वाई जेड आएगा, ये एक्स माइनस वाई आया, ये वाई माइनस एक्स है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। इसके बाद में z माइनस एक्स जो है वो आंसर में एज इट इज है, इसको नहीं छुआ जाएगा। यहाँ y माइनस जेड है, यहाँ से माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई इसको कर दीजिए, और उसके बाद में यहाँ से माइनस कॉमन लेके यहाँ से y माइनस जेड इसको कर दीजिए, और दोनों माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और हमारा एग्जैक्ट आंसर जो है वो वही आ जाएगा। ये मैंने आपको फिर करके दिखाया, फिर मिटाता हूँ मैं।
इसके बाद में फिर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। कहता है कि शो दैट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहां के ऊपर शो दैट ये x प्लस ए है और यहाँ के ऊपर b है और यहाँ के ऊपर c है। इसके बाद में ये a है और यहाँ के ऊपर ये x प्लस बी है और यहाँ के ऊपर ये c है और फिर a b x प्लस सी है। a है, b है और यहाँ के ऊपर ये दे रखा है x प्लस सी, और हम लोगों को प्रूव करना है, शो करना है कि ये एक्स स्क्वायर और x प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी के बराबर है। देखें आप लोग, लेफ्ट हैंड साइड, देखिए हम लोगों ने यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड लिखा और हम लोगों ने C1 प्लस C2 और प्लस C3 अप्लाई कर दिया और लोकेशन अपने आप कॉलम नंबर 1 होगी। तो वैल्यू देखिए क्या आई, यहाँ के बाद आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी और प्लस सी, ये आ जाएगा a प्लस एक्स प्लस बी और प्लस सी, ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी और यहाँ के बाद x प्लस सी, और बी सी और x प्लस बी और c और यहाँ के बाद b और x प्लस सी, दोनों कॉलम ऐसे ही लिख दिए गए। अब सारे बच्चे देखेंगे कि पहले कॉलम में x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है, और यहाँ पर भी x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा हुआ है। तो बराबर का निशान लगेगा और यहाँ से x प्लस ए प्लस बी और प्लस सी हम लोग यहाँ के ऊपर कॉमन ले लेंगे। तो 1 1 और ये 1 आ जाएगा और बी सी आ जाएगा और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x प्लस बी और यहाँ के ऊपर c और ये वैल्यू b होगी और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा x प्लस यहाँ के ऊपर c। इसके बाद आप देख लें इस चीज को, कि अब इसमें कोई प्रॉपर्टी की गुंजाइश ज़्यादा यहाँ के ऊपर नहीं लग रही है। तो हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, अप्लाई R2 माइनस यहाँ के ऊपर ये R1 एंड R3 माइनस यहाँ के ऊपर R1। इसका मतलब ये है कि ये ऑपरेशन रो नंबर 2 की लोकेशन लेगा और ये वाला जो ऑपरेशन है ये रो नंबर 3 की लोकेशन जो है वो यहाँ के ऊपर लेगा। देखें आप लोग, देखिए हमारे पास में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है x प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी, तो ये लिखा ही हुआ है, और इसके बाद में ये डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया। रो नंबर 1 को छूना नहीं है। देखिए यहाँ के ऊपर ये 1 हो गया और ये b हो गया और ये c हो गया और ये हम लोगों ने डिटर्मिनेंट का साइन खींच दिया, क्योंकि रो नंबर 2 की लोकेशन होगी या रो नंबर 3 पर, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 का मतलब ये है कि R2 ये होगा का कॉन्स्टिट्यूएंट ये होगा और इसके करेस्पॉन्डिंग R1 का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट ये होगा। तो 1 माइनस 1 0 ये आ जाएगा। इसके बाद में x प्लस बी और माइनस का यहाँ के ऊपर b होगा, इसमें से इसको घटा देंगे और ये देखिए c माइनस सी जो है वो c माइनस सी 0 हो जाएगा। इसी तरीके से R3 माइनस यहाँ के ऊपर R1 0 हो गया, फिर R3 माइनस R1 ये भी 0 हो जाएगा, b माइनस बी और इसके बाद में x प्लस सी माइनस सी होगा, ये आ जाएगा x प्लस सी और यहाँ के ऊपर माइनस सी। सारे बच्चों ने इस बात को देखा। इसके बाद में हम लोगों ने इसको रब कर दिया और इसके बाद में इसमें 0 ज़्यादा है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने अलॉन्ग जो है वो सॉल्व कर दिया।
तो बराबर सॉल्व एलोंग रो कॉलम नंबर 1, सॉल्व एलोंग कॉलम नंबर 1 में यहाँ के पर x प्लस ए और प्लस यहाँ के पर b और प्लस c ऐसे ही लिखा जाएगा बच्चों, और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और ये 1 लिख दिया गया और ये डिटर्मिनेंट का साइन बना दिया गया, ये कॉलम जाएगा और ये रो जाएगा। तो ये देखिए ये b कटेगा तो x बचेगा, ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा और यहाँ के पर ये x बचेगा, क्योंकि ये c और c यहाँ के पर कट जाएंगे। इस 1 से ये रो चला गया और ये कॉलम चला गया, तो ये और ये बचेगा और ये बचेगा। इसके बाद में जब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर ये प्लस होने के बाद में माइनस ये 0 हो जाएगा और कोई डिटर्मिनेंट आएगी और प्लस फिर 0 आएगा, फिर कोई डिटर्मिनेंट आएगी और ये हम लोग यहाँ के पर ऐसे लिख देंगे, क्योंकि 0 के मल्टीपल में किसी भी डिटर्मिनेंट के लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए एनर्जी को वेस्ट नहीं किया जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के पर x प्लस ए और प्लस बी और प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा और ये x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। यही हम लोगों को सवाल में हमने मिटा दिया है, लेकिन यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ तक हुआ। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रूव दैट, ये आगे पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूफ दैट, ये डिटर्मिनेंट है, यहां पर a माइनस बी लिखा हुआ है, a b माइनस सी लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है और यहां पर b माइनस सी लिखा हुआ है और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पहले रो का c माइनस बी लिखा हुआ है, c माइनस बी लिखा हुआ है। इसके बाद में a माइनस सी और b है, a माइनस सी है और यहाँ के पर b है और यहाँ के पर c माइनस a है। इसके बाद में a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस a है और यहाँ के पर ये c है, और प्रूफ करना है a प्लस बी माइनस सी। देखिए क्या प्रूफ करना है, ये a प्लस बी और माइनस सी, a प्लस सी और माइनस का b और b प्लस सी और माइनस का यहाँ के पर ये a, ये हम लोगों को यहाँ के पर ये प्रूफ करना है। ध्यान दे लीजिए, तो इसमें हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड लिखा और लिखा अप्लाई। आप देखें हम लोगों ने यहाँ के लिखा कि अप्लाई C1 प्लस C2, यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर क्या अप्लाई करेंगे, C1 प्लस यहाँ के पर ये C2, तो a प्लस बी माइनस सी ये आ जाएगा, इसको जोड़ देंगे, फिर a माइनस सी और प्लस का b ये आ जाएगा, फिर a माइनस बी और उसके बाद में प्लस b माइनस ए ये आ जाएगा, फिर ये और ये जुड़ जाएगा, और उसके बाद में यहाँ के पर b माइनस सी, b और b माइनस ए ऐसे ही रहेगा, फिर c माइनस बी, c माइनस ए और c ये यहाँ के पर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद में सारे बच्चे देख लें कि a प्लस बी माइनस सी ये भी लिखा है, a प्लस बी माइनस सी ये भी लिखा हुआ है, और b और b कट जाएगा और a कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो 0 के मल्टीपल में हम a प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो a प्लस बी माइनस सी पूरे कॉलम से यहाँ के पर कॉमन हो जाएगा। तो पूरे कॉलम से हम लोगों ने यहाँ के पर वैल्यू a प्लस बी और माइनस सी जो है वो यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारे पास में जो डिटर्मिनेंट बचेगी ये 1 आएगा, ये 1 आएगा और यहाँ के पर ये 0 आएगा, b माइनस सी बचेगा, b बचेगा, b माइनस ए और ये आ जाएगा c माइनस बी और यहाँ के पर आ जाएगा c माइनस ए और यहाँ के पर ये आ जाएगा c। आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद में आपका काम हो गया, देखिए a प्लस बी माइनस सी आ गया। इसके बाद में फिर आप लोग यहाँ के पर अप्लाई, इस डिटर्मिनेंट में अप्लाई करिए
C2 प्लस C3। जब आप C2 प्लस C3 अप्लाई करिएगा तो ये A प्लस बी और माइनस सी जो बाहर लिखा है तो ये रहेगा, और इसके बाद में 1 और ये 0, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोकेशन हमने दी है C2 कॉलम नंबर 2, तो यहाँ के ऊपर ये हो जाएगा B माइनस सी और प्लस का C माइनस बी, और ये वैल्यू आ जाएगी B प्लस C माइनस ए, और यहाँ से आ जाएगा B माइनस ए और प्लस का यहाँ के ऊपर C। देखिए आपने देखा कि हम लोगों ने इसको और इसको जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, और इसको और इसको जोड़ दिया, और C माइनस बी बच्चों और C माइनस ए, और ये C जो है ये हम लोग हमारी पूरी लोकेशन यहाँ के ऊपर ये आ गई। इसके बाद में यहाँ से आप देख लें ये C और ये C कट जाएगा, ये B और ये B कट जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर B प्लस सी माइनस ए होगा और यहाँ पर भी B प्लस सी माइनस ए होगा, तो पूरे से कॉमन हो जाएगा और पूरे से हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे। तो बराबर का यहाँ के ऊपर निशान बना दिए, तो ये आ जाएगा A प्लस बी माइनस सी और उसके बाद में B प्लस सी और यहाँ के ऊपर माइनस से हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो 1 1 और यहाँ के ऊपर 0 आ गया। देखिए 1 1 0 आ जाएगा और B प्लस सी माइनस ए इस पूरे कॉलम से कॉमन दिख रहा है हमको, तो ये 0 के मल्टीपल में B प्लस सी माइनस ए लिखा जा सकता है। और उसके बाद में ये वैल्यू यहाँ के ऊपर 1 आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी और ये 0 सॉरी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और C माइनस बी C माइनस ए और यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा C। आपने देखा, अब कोई भी आदमी जिस कॉलम में ज़्यादा 1 हो और या जिसमें 0 हो, उसी डिटर्मिनेंट को उसी कॉलम या उसी रो के अलोंग हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक ऑपरेशन आप और लगा सकते हैं, देखता हूँ मैं, और अगर डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये पोर्शन हमारे पास में मौजूद है। ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको रब कर दिया। देखिए आप देखें, अगर आप डायरेक्ट लगाएंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पास में देखिए A प्लस बी और माइनस का C मिलेगा और B प्लस सी और माइनस का A मिलेगा। ये हमें 2 मिल गए, अब हमें सिर्फ ये लाना है तीसरा। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कोई भी आदमी अगर R1 माइनस R2 लगा दे, जैसे अप्लाई कर दे, यहाँ के ऊपर देखिए अगर अप्लाई कर दे अप्लाई तो और हल्की हो जाएगी डिटरमिनेंट। यहाँ पर अप्लाई कर दे R1 माइनस R2, तो R1 माइनस जब R2 अप्लाई करेगा आदमी तो देखिए क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी इसमें से ये घट जाएगा। और जब 0 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ के ऊपर माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, C माइनस बी करेंगे और माइनस का C प्लस ए कर देंगे, हम इसमें से इसको घटा देंगे। इसके बाद में फिर 1 ये आ जाएगा और 1 ये आ जाएगा, C माइनस ए देखिए बच्चों ये बचेगा, ये लगा दिया गया, और ये 0 और ये 1 और यहाँ के ऊपर ये C आ गया। ये हमने क्या अप्लाई किया, R1 माइनस R2। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर हम इस कॉलम के अलोंग करेंगे तो हमें 2 0 मिल गए। पहले क्या था कि पहले एक ही 0 मौजूद था, तो यहाँ से ये मिल गया। अब हम लोगों ने इसी के अलोंग इसको सॉल्व कर दिया। किसके अलोंग, कॉलम नंबर 1 के अलोंग। ये वैल्यू A प्लस बी माइनस सी होगा, B प्लस सी माइनस यहाँ के ऊपर A होगा, और देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया। इसके बाद में जब हम ये वाला लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद में फिर माइनस आएगा, और माइनस के बाद में देखिए ये 1 लेंगे, और 1 लेने के बाद में देखिए ये डिटर्मिनेंट लिखी गई, और इसकी सीध का रो ये चला गया और इसकी सीध का कॉलम ये चला गया, तो -1 और 1 ये बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा A माइनस बी, क्योंकि C और ये C कट जाएगा, और ये बच जाएगा यहाँ के ऊपर C। और उसके बाद में इस कॉलम के अलोंग कर रहे हैं तो ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, फिर यहाँ के ऊपर ये प्लस और ये 0 हो जाएगा, और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर बंद कर दिया। कोई भी आदमी जब इसको आगे सॉल्व करेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर A प्लस बी माइनस सी, और ये वैल्यू मिल जाएगी B प्लस सी माइनस ए। और इसके बाद में
फिर देख लीजिए इस चीज़ को कि ये लगाया गया और यहाँ पर -1 है और उसके बाद में ये ब्रैकेट लगा दिया गया और ये आ जाएगा -c, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर आ जाएगा माइनस और 1 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 इंटू a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a प्लस बी, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। a यहाँ के ऊपर ये आ गया, इसको यहाँ के ऊपर बंद कर दीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर a प्लस बी और माइनस का c, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा b प्लस सी माइनस a, और तीसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, इधर देख लीजिए a माइनस हम अंदर ले जाइए तो ये c हो जाएगा, प्लस यहाँ के ऊपर a हो जाएगा और माइनस का यहाँ के ऊपर आ जाएगा b। यही लाना था। आप देख लें कि पूरा सवाल मैंने आपको करके दिखा दिया, और आज बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ, लेकिन कल जब मैं जाऊँगा तो दूसरे टाइप के सवाल होंगे। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए दे रखा है एक्स वाई जेड, कह रहा है कि प्रूफ दैट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यहाँ के पर प्रूफ दैट एक्स वाई जेड, यहाँ के पर ये दे रखा है, यहाँ के पर एक्स वाई और उसके बाद में यहाँ के पर जेड है, यहाँ के पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ के पर ये जेड स्क्वायर है, और नीचे यहाँ के पर वाई जेड दे रखा है, यहाँ के ऊपर एक्स जेड दे रखा है और यहाँ के ऊपर y और यहाँ के ऊपर ये x दे रखा है। y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस यहाँ के ऊपर y, और लास्ट ब्रैकेट है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये दे रखा है एक्स वाई प्लस जेड एक्स और प्लस जेड वाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स, ये हमको इसके बराबर यहाँ के ऊपर ये प्रूफ करना है। C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस का यहाँ के ऊपर ये C3, यहाँ के ऊपर हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ये हम लोगों ने इस डिटर्मिनेंट में ये देखिए अप्लाई किया, तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ के ऊपर बराबर x माइनस वाई बच्चों ये मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मिलेगा, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो z कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा y माइनस यहाँ के ऊपर x, खुद ही देख लो C1 माइनस C2। इसके बाद में C2 माइनस C3 करोगे तो y माइनस जेड हो जाएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसमें से इसको घटाओगे तो x कॉमन ले लोगे और मिल जाएगा z माइनस यहाँ के ऊपर y और जेड स्क्वायर और यहाँ के ऊपर वाई एक्स, यहाँ के ऊपर ये रहेगा। इसके बाद फिर बराबर का यहाँ के ऊपर ये निशान लगाइए, और निशान लगाने के बाद सारे बच्चे गौर से देखें कि हमारे पास में x माइनस वाई यहाँ पर भी होगा, x माइनस वाई यहाँ पर भी होगा, दूसरा फैक्टर x प्लस वाई होगा, और यहाँ पर भी हमारे पास में x माइनस वाई होगा। तो हम लोगों ने कॉलम नंबर 1 से x माइनस वाई जो है वो यहाँ के ऊपर कॉमन ले लिया, फिर y माइनस जेड यहाँ पर भी होगा, y माइनस जेड यहाँ पर भी होगा, और y माइनस जेड यहाँ पर भी है, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा। तो y माइनस जेड जो है वो कॉलम नंबर 2 से हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो ये देखिए 1 बचा, और यहाँ x प्लस वाई बचेगा, और नीचे जब x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये बच जाएगा माइनस का z, इसके बाद में 1 ये बचेगा, और y प्लस जेड बच्चों ये बचेगा, और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस x बचेगा, और ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर z, और ये बचेगा जेड स्क्वायर
और ये वैल्यू बच जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर वाई एक्स। आपने देखा इस चीज़ को, यानी हमें एक्स माइनस वाई भी मिल गया और वाई माइनस जेड भी मिल गया। अब अगला इंतज़ाम करते हैं। पहले हम लोग यहाँ के ऊपर अप्लाई C1 माइनस C2, क्या हम लोगों ने किया कि यहाँ से C1 माइनस C2 अप्लाई करिए, तो बराबर का निशान लगाइए, वहीं से देखिएगा x माइनस वाई ये बचेगा, y माइनस जेड ये बचेगा और ये डिटर्मिनेंट आ गया। देखिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, C1 माइनस C2। फिर हम लोग इसमें से इसको घटाएंगे तो y और y कट जाएगा, x माइनस जेड बचेगा बच्चों, ये बच जाएगा x माइनस जेड। फिर उसके बाद में हम इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस जेड और प्लस का x हो जाएगा। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस ऑलरेडी आ जाएगा एक, और वो माइनस, ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये वैल्यू यहाँ के पर 1 आ जाएगी, y प्लस जेड आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, z होगा, जेड स्क्वायर होगा और यहाँ के पर ये आ जाएगा वाई एक्स। आप लोगों ने देखा। अब आप खुद देख लें कि x माइनस जेड इस पूरे कॉलम में, कॉलम नंबर 1 में यहाँ के ऊपर कॉमन है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और ये आ जाएगा z माइनस यहाँ के ऊपर x। और ये देखिए डिटरमिनेंट खींच दी हम लोगों ने, x माइनस जेड कॉमन लिया है। क्या कॉमन ले लिया, x माइनस जेड, तो वैल्यू ये 0 बचेगा, ये भी 1 बचेगा और ये भी 1 बचेगा। ये हम लोगों ने x माइनस जेड यहाँ से कॉमन ले लिया और इसके बाद में फिर क्या बचेगा, 1 वाई प्लस जेड, 1 और यहाँ के बाद वाई प्लस जेड बचेगा, माइनस एक्स और ये बच जाएगा z और यहाँ के बाद जेड स्क्वायर और यहाँ के बाद आ जाएगा वाई एक्स। आप लोगों ने देखा इस चीज़ को। अब इसके बाद में हमें ये तीनों वाले ब्रैकेट यहाँ के ऊपर मिल गए, ठीक है। अब हमारा क्या मामला रह गया, सिर्फ हमारे पास में एक्स वाई और प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स का इंतज़ाम हमें और करना है। तो पहले हम इसको रब कर दें और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसमें R2 माइनस R3 और अप्लाई किया। क्या अप्लाई किया कि अप्लाई और हल्का किया डिटरमिनेंट को, R2 माइनस यहाँ के पर R3 अप्लाई किया, तो रिजल्ट हमारे पास में यहाँ के पर x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और x माइनस जेड यहाँ के पर ये मिला और उसके बाद में डिटरमिनेंट लग गई। और देखिए R2 माइनस R3 है तो 0, 1 और z इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोकेशन होगी रो नंबर 2, तो R2 माइनस R3 है, ये देखिए R2 माइनस R3 तो ये 0 आ जाएगा, R2 माइनस R3 तो आ जाएगा y प्लस जेड और प्लस x होगा, क्योंकि R2 है और माइनस है और R3 है। और फिर R2 माइनस R3 ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर जेड स्क्वायर और माइनस का वाई एक्स होगा, ठीक है। और ये 1 और उसके बाद में यहाँ के ऊपर ये माइनस एक्स और वाई एक्स जो है वो यूँ ही रहेगा, वाई एक्स है बच्चों ये यहाँ के ऊपर ये रहेगा। और इसके बाद में हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम नंबर 1 में रो जो है वो पैदा कर दिए। अब इसके अलॉन्ग यहाँ के ऊपर सॉल्व कर दिए। देखिए सॉल्व अलॉन्ग कॉलम नंबर 1, तो देखिए x माइनस वाई ये लिखा जाएगा, y माइनस जेड ये लिखा जाएगा और x माइनस जेड ये लिखा जाएगा और ये ब्रैकेट लगा दिया गया। और ये ब्रैकेट लगा देने के बाद में ये 0 लिखा गया ये वाला, फिर माइनस ये वाला 0 लिखा गया, प्लस माइनस और उसके बाद में प्लस आ जाएगा। और जब आप ये लेंगे तो ये रो चला जाएगा, ये कॉलम चला जाएगा, तो हमारे पास में ये 1 बचेगा, ये z बचेगा और ये x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और उसके बाद में ये जेड स्क्वायर और माइनस का यहाँ के ऊपर बच जाएगा वाई एक्स और ये बंद हो जाएगा। इसके बाद में फिर देखिए इसके बाद में क्या होगा कि हमारे पास में ये देखिए x माइनस वाई और y माइनस जेड और x माइनस जेड ये मिला और ये हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया
और 1 से इसको मल्टीप्लाई करिए तो जेड स्क्वायर और माइनस का वाई एक्स होगा, फिर माइनस इसका इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो जेड एक्स हुआ, माइनस जेड वाई हुआ, और माइनस के यहाँ के पर जेड स्क्वायर हुआ। तो ये माइनस का जेड स्क्वायर और प्लस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सारे बच्चे यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए और उस माइनस का इफेक्ट यहाँ पर डालिए तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा। और जब यहाँ से माइनस कॉमन लीजिएगा तो एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये वाला ब्रैकेट हम लोगों को मिल जाएगा। हैंस प्रूफ्ड। देखिए मैंने यहाँ तक जो भी हमने इस वक्त सवाल लगाया, मैंने गिने तो है नहीं, जो भी हमने प्रॉब्लम्स जो है लगाई हैं। अब इसके अलावा 1 घंटे से ज़्यादा अपलोडिंग नहीं हो सकती, तो आप भी नहीं झेल पाइएगा। मैं तो पढ़ा दूंगा लेकिन आपको झेलना मुश्किल होगा, तो इसलिए यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। 2 लेक्चर इसके ऊपर हो गए हैं और मैं रिस्पेक्टिव ऑर्डर में, इसमें कई चीज़ें हैं तो इसलिए मैंने ज़रूरी है समझा कि आज हम आपको प्रॉब्लम बता दें, तो मैंने आपको प्रॉब्लम लगाकर यहाँ के ऊपर दिखा दी। अब क्रैमर रूल है, कंसिस्टेंसी है, कई चीज़ें हैं जो सीबीएसई बोर्ड में और आईएससी बोर्ड में, आईएससी में तो थी, आईएससी का तो सिलेबस फ्लक्चुएट करता है, आप समझ लीजिए इस चीज़ को, लेकिन सीबीएसई में है। तो बहरहाल मैं पढ़ाऊँगा सब। पहले मैं आप लोगों को हर तरीके की प्रॉब्लम को हैंडल करना जो है वो सिखा दूँ 1 लेक्चर में या 2 लेक्चर में और, ठीक है। इसको देखिए और सवालों को घर के ऊपर लगाइए। थैंक यू।